आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर बिटर ट्रूथ। और एक पहले से एक एक्टिविस्ट हैं ये। और इन्होंने कुछ डिबेट्स भी की हुई हैं, जिनमें से एक जो डिबेट है इनकी, आई एम नॉट श्योर एक या दो, वो अभी बताएंगे वो आगे। तो उनमें काफी पॉपुलर डिबेट हुई है इनकी नादिर अहमद जी के साथ में। एक नादिर अहमद हैं, एक इस्लाम के डिफेंडर, इस्लाम को बचाने वाले। एक एक मैंने डिबेट उनकी देखी थी, वो अपोस्टेड प्रॉफिट के साथ में। बड़ी हंसी आई थी मुझे। खैर, इन्हें ऐड करते हैं और बाकी इन्हीं से पूछेंगे कि क्या इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस डिबेट में भी इनके साथ में, और क्या इनकी मतलब लाइफ है, क्या किस तरह से ये एक्स मुस्लिम बने, वो मेनली हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बात करेंगे। ऐड करते हैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं मिस्टर बिटर ट्रूथ जी को। बहुत बहुत स्वागत है बिटर ट्रूथ जी आपका। थैंक यू। जी। तो बिटर ट्रूथ जी, सबसे पहले एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से हैं, और अगर बता सकते हैं तो क्या करते हैं और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है। अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं बता सकते अगर आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी को कोई इससे खतरा हो सकता है तो नो प्रॉब्लम। जी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है हम्म। और मैंने बैचलर्स किया हुआ है और हम्म। मैं यूएस में हम्म। जॉब करता हूँ। हॉस्पिटल में मेरी अच्छा, जॉब है। नहीं ज्यादा ज्यादा मत एक्सप्लेन हाँ, कीजिए, बस इतना जी जी। काफी है। तो शो शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव भी इनको सुन सुन पाएं। और अगर किसी का इनसे कोई सवाल भी हो तो वो भी आप सुपर चैट वगैरह के माध्यम से पूछ सकते हैं। और बाकी सभी की तरह इनका भी एक छोटा सा लाइव इंटरव्यू होगा, जो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं पहले ही। लेकिन जो लोग अब बाद में सुनते हैं उनके लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमारे ऊपर अक्सर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये सब कुछ फेक चल रहा है, पूरा पूरा प्रोपोगंडा चला रहे हैं हम यहाँ पे। तो बिटर टू जी, अ, आपसे मैं चाहूंगा कोई भी आप एक सूरा मुझे सुना दें। सूरह फातिहा, कुल, आयतल कुर्सी, जो भी आपको याद हो आप सुना दें। जी बिल्कुल। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस काफी है, आई थिंक काफी है इतना। जी चलिए। तो अब हम चाहेंगे बिटर टू जी के, सबसे सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टोरी आप बताएं। क्या कुछ आपने मतलब बचपन से लेकर अब तक देखा, समझा, जाना, और क्या फिर वो रीजन रहे जिसकी वजह से आप इस्लाम से मुर्तिद हो गए। जी। मैं वैसे तो खैर बहुत सेक्युलर रहा हूँ, लिबरल टाइप का बंदा रहा हूँ और गेम्स, हम्म। मूवीज और ट्रैवलिंग, इन चीज़ों का मुझे शौक रहा है शुरू से ही। अ, घर में मुझ पे जोर दिया जाता था कि आप जो है नमाज पढ़ें। तो कभी पढ़ भी लेता था, कभी नहीं भी पढ़ता था। लेकिन जो है मैं ये सोचता था, मैंने उम्रा भी किया और हज भी किया हुआ है। अच्छा। लेकिन मैंने जब उम्रा किया तो और हज स्पेशली जब किया तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं कर क्या रहा हूँ। वो जो एक हम्म। सही करते हैं, वहां पे जो बीच में भागते हैं, मैं ये सोचता था कि अगर पहले कोई आज से 1400 साल पहले या जब किसी टाइम में कोई अगर भागा था तो मैं क्यों भाग रहा हूँ, मेरे भागने का क्या रीजन है। आप फिर वो वो सफा और मरवा के बीच में जो चक्कर मारते हैं उसकी बात कर रहे हैं क्या? जी जी जी, अच्छा अच्छा, ओके। वो मुझे वो चीज समझ नहीं आती थी। फिर वो हम तवाफ कर रहे हैं, हम्म। किस पर्पस से कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है, कुछ समझ नहीं आता था। फिर बहुत सारे हम्म। सवालात के खुदा ने इस कायनात को बनाया तो खुदा को किसने बनाया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्फिनिट हो, खुदा हमेशा से हो, खुदा को हम्म। भी फिर किसी ने बनाया होगा। फिर इस तरह सैकड़ों सवालात। अम, किसी ने मुझे कहा कि खुदा आसमान पे आ जाता है, जमीन के आसमान पे आता है और आके जो है, बल्कि मैंने ये मस्जिद में भी सुना था
तो मैं बड़ा हैरान कि हर वक्त कहीं ना कहीं दिन निकला हुआ होता है किसी ना किसी कंट्री में, तो क्या खुदा हर वक्त जमीन पे ही आता रहता है? तो बहुत अच्छा, अजीब। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोक के ना मैं उसकी बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक हदीस आती है जिसके अंदर लिखा है कि खुदा जो है वो अ, मगर उसके टाइम पर आपका फजर के टाइम पर नीचे आ जाता है, नीचे वाले आसमान पे, और आके और कहता है कि कोई है जो मुझसे कुछ मांगना चाहे, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। और वो डेली आता है सुबह सुबह के टाइम पे। तो मैं ये सोच रहा था कि वो मतलब सैटेलाइट की तरह चक्कर मारता रहता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह सुबह का टाइम होता ही है पूरी दुनिया में। चलिए, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, प्लीज गो नहीं अहेड। नहीं नहीं। हाँ, तो असल में इससे तो मुझे समझ ये आती है बात कि हो सकता है उस वक्त ये समझा जाता हो कि दिन पूरी दुनिया में एक साथ निकलता है और रात भी पूरी एग्जैक्टली, दुनिया में एक साथ। एग्जैक्टली, बात तो यही है। जी जी। तो यानी फिर उस सेंस में तो चलो ठीक है कि अगर वाकई इस पूरी दुनिया में एक साथ रात होती है दिन होती है तो दैट मीन्स के अर्थ इज फ्लैट। हम्म, जब अर्थ फ्लैट होगी जब भी पूरी दुनिया में एक साथ दिन और एक साथ रात आएगी। हम्म, लेकिन अगर अर्थ हमारी ग्लोब है फिर ये हम्म। पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी दुनिया में एक साथ दिन और एक साथ रात आए। तो लेकिन वो जाकिर नाइक तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अल्लाह धीरे धीरे ले आता है दिन से रात, मतलब गोल हुआ। कुछ लॉजिक देते हैं वो इस बात का, ये क्योंकि गलत धीरे है। धीरे हो रहा है। दिस गाय ये ही इज डिसऑनेस्ट। वो अपने फॉलोअर्स के साथ झूठ बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उनकी। मैंने आपने जाकिर नाइक की बात की, उन्होंने हम्म, सबसे ज्यादा मेरी हेल्प की है एथिस्ट बनने में। अच्छा, हाँ, दैट्स ग्रेट। वो इस तरह से कि मुझे नहीं पता था ये जाकिर नाइक भी कोई बंदा है। और मैं शुरू से ही मतलब नमाज नहीं पढ़ना, लेकिन मैं इस्लाम में कह ठीक है पैदा हुए हैं तो इस्लाम है, बस ठीक है। अभी 2014 के नवंबर या दिसंबर में एक बहुत बूढ़े से शख्स आए थे, हॉस्पिटल में मुलाकात हो गई थी, तो वो नमाज का बोल रहे थे कि मैं नमाज कहाँ पढ़ूं। मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन यहाँ तो आप नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि कभी कभार पढ़ लेता हूँ, तो वो काफी देर तक मुझे समझाते रहे। तो मैंने एक दो वैसी बातें कर ली तो कह रहे हैं कि बेटा आपको क्या पता, आप जो है सिर्फ एक डिबेट में आपको देता हूँ, आप वो देख लें। उसमें जाकिर नाइक है एक, उसने जो साइंस बताई है कुरान में आप हैरान हो जाएंगे कि कुरान में तो साइंस मौजूद है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैंने कभी कुरान को पढ़ा ही नहीं। मैं मुझे बड़ी मुश्किल होती है अरबी पढ़ने में, और मुझे शौक भी नहीं है अरबी पढ़ने का। एक बद्दुओं की जुबान है अजीब व गरीब किस्म की। तो वो मैंने वो डिबेट देखी, लेकिन वो डिबेट मैंने काफी टाइम के बाद देखी। मैंने तकरीबन 2015 में, होता है कि कभी खुदा जहन में डाल देता है अल्लाह कि भाई देख लो, हो सकता है तुम्हें हिदायत मिल जाए। तो वो मैंने जब डिबेट देखी तो उसमें वो एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की वो मैंने सारी देखी। फिर उसके बाद उन्होंने आसमान सतूनों के बगैर खड़ा होता है और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की थी उसमें। अच्छा, वो सारी मैंने सुनी और मैं ये सोचने लगा कि कुरान में लिखा हुआ शायद हो सकता है लिखा हो इसी तरह से जैसे ये बता रहे हैं कि उसके जैसा दिखता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर अचानक से किसी दिन मैंने सोचा कि मैं एक दफा कुरानी के वर्सेस तो देखूं कि क्या वाकई इस तरह से लिखा। लेकिन जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन देखी फिर उसके बाद तफसीर कसीर पढ़ी, जलालैन पढ़ी, तो कि कहीं पे भी इस तरह से नहीं लिखे हुए वो स्टेजेस जिस तरह से कि जाकिर नाइक ने वहाँ उसमें बताए थे प्रोग्राम में। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। फिर वो पहाड़ को जमीन पे रख दिया। तो मैं ताकि मुझे उड़ ना ये, जाए। हाँ, ताकि जमीन जो है हिले नहीं या पता नहीं क्या क्या लिखा। मैं एकदम आई वॉज रियली शॉक्ड कि कितना डिसऑनेस्ट बंदा है ये, कितना झूठ बोला है इसने। और वो ये जो है वो
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जो जाकिर नाइक ने कह दिया वो सही है। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये कलाम खुदा का नहीं हो सकता, ये इंसानी कलाम ही है। और मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत कहते हैं कि मैं, हो सकता है 5% जो था, वो भी मैं एग्नोस्टिक हो गया बिल्कुल ही। 2015 में मैं एग्नोस्टिक हुआ। आ, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं खुदा को तो मानता हूँ लेकिन मैं किसी मजहब को नहीं मानता। लेकिन बस इसी तरह से अपनी लाइफ गुजारता रहा। फिर 2018 या 19, मेरे ख्याल से 19 में हारिस सुल्तान का एक अचानक से चैनल मेरे सामने आ गया। मैं तो वैसे ही जैसे यूट्यूब पे फिल्म देख ली और प्रोग्राम्स देख लिए, तो उसमें वो कुरान अगेंस्ट कुरान या ऐसे कुछ है, वो कुरान अगेंस्ट इस्लाम, जिसमें अब्दुल्ला गोंदल ने वो स्ट्रीम की है, मेरे ख्याल से 2020 में। अब जब वो देखी तो मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मैंने कहा कि मैंने कभी इस वे में नहीं देखा कि वो मोहम्मद जो है के ऊपर हर वो आयत नाजिल हो रही है जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कि बीवियां जो है, बीवियों को धमकियां लगा रहा है अल्लाह के, कि तुम जो है अगर सही नहीं होगी तो अल्लाह जो है मोहम्मद को इससे अच्छी बीवियां दे देगा। बेहतर बीवी अता करेगा। जी जी। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें कुरान में ऐसी लिखी हुई हैं कि घर में मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा नहीं रहे हैं, मोहम्मद साहब नहीं कह सकते, तो वो भी अल्लाह ताला आकर के बता रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान कि यार ये कैसा खुदा है कि वो एक उस बंदे का जो है यानी डिफेंड कर रहा है, एक ही बंदे के ऊपर उसका पूरा फोकस है, पूरी दुनिया को छोड़ दिया, पूरी कायनात की बातें छोड़ दी, और एक एक मोहम्मद ही रह गया है कि जिसके ऊपर सारी डिस्कशन चल रही है। तो उस वक्त मैं पक्का जो है यानी मैंने कुरान को बिल्कुल एक आम सी किताब से भी ज्यादा गई गुजरी, कि बिल्कुल ही किसी अनपढ़ की किताब है, कि उसने ये नहीं सोचा कि किसी वक्त में मेरा तो बड़ा मजाक बनेगा इस किताब के ऊपर। तो मैं मुझे अंदाजा हो गया कि ये वाकई ही एक इंसान की किताब है, और इस इंसान ने, इस शख्स ने उस वक्त में जो एरिस्टोटल समझता था एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, वो उसने उठा के लिख दिया। फिर उसके बाद दिल से इंसान सोचता है, दिल के ऊपर जो है कुरान उतर रहा है। कितनी बेतुकी बात है। कुरान यानी अल्लाह को ये नहीं पता कि दिल और दिमाग में फर्क क्या होता है। हाँ, ज्यादातर जो आयतें हैं ना उसमें वो दिलों पे मोहर लगाता है, दिल ही सोचते हैं। बहुत सारी आयतें हैं जहां पर दिमाग की तो कोई बात ही नहीं होती। जी जी। दिल ही सोचता है अल्लाह की नजर में। तो हमारा ये जो क्रिएटर है उसको तो बताना चाहिए कि ये बिग बैंग कैसे होता है, सुपरनोवा क्या होता है। अगर इंसान की बात करें मेडिकल तो टर्म में, तो फिर वो उसकी एनाटॉमी के ऊपर बात करे कि सेल क्या होते हैं, सेल डिवीजन क्या होती है, माइटोसिस, मेयोसिस, ये सारा प्रोसेस, म्यूटेशन, वायरसेस, हमें तो वो चीजें बतानी चाहिए। फिर अक्सर मैंने देखा है, खाली इस्लाम में नहीं बल्कि जो है बहुत सारे जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इंटेलिजेंट डिजाइनर को डाले बगैर जो है वो बात पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जो है जिस वक्त के वो उस इंटेलिजेंट डिजाइनर को देखा जाता है तो उसमें इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन सिंड्रोम और इस तरह की बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो पैदाइशी तौर पे बच्चों में आते हैं, कार्डियक इश्यूज आते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो ये इंटेलिजेंट डिजाइनर तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे ये अंदाजा होता है कि ये जिस तरह से हम समझते हैं, हम इंसान समझते हैं कि हर चीज में लिया खुदा को डाल दिया, ऐसे है नहीं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हमारी हमारे इंसानों की क्रिएशन, और हम बहुत ही डिफरेंट हैं। जैसे अभी ये दिल की बात हो रही थी कि दिल से सोचते हैं। हमारे दिल में टोटल 40,000 न्यूरॉन्स हैं, और उनका फंक्शन है कि वो दिल के जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट को स्टेबलाइज करते हैं, और ये न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ब्रेन के साथ। करेक्ट। और यही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसकी जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, स्टेबलाइज करता है, बहुत सारे जो है फंक्शंस हैं। तो ये ये कहना कि दिल से हम सोचते हैं, ये एक आम इंसान ही बात कर सकता है, ये खुदा के कला। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। राजकुमार जी का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि दे से दिल और हार्ट इज मेटाफोर। तो अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें राजकुमार जी, तो हमें पता चलता है कि नबी मोहम्मद के दिल की 2 बार अल्लाह ने सर्जरी करवाई थी। एक तो बचपन में करा दी थी, और एक बाद में करी थी, और दोनों बार क्या करा था, दिल को ही साफ किया था और वापस से लगाया था, उन्हें प्योर करने के लिए। तो ये मेटाफोर नहीं है, ये क्लियरली हमें पता चलता है कि ये सब जाहिलाना बातें हैं, उन्हें खुद नहीं पता था कि सोचा दिल से जाता है या दिमाग से जाता है। जी। जी जी जी, नहीं ये मेटाफोर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेटाफोर नहीं है, बल्कि ये उस वक्त हो सकता है उस दौर में इसी तरह समझा जाता हो कि दिल सोचता है, दिल से ही सारे फैसले होते हैं। ये बहुत यानी लोगों को बेवकूफ बनाया गया उस वक्त, और आज के दौर में भी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी उसको प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसमें ये अपने नादिर अहमद साहब भी हैं, और आपको पता होगा कि थोरासिक सर्जरी होती है एक, लेफ्ट सिंपैथेटिक डिनर्वेशन जिसे हम कहते हैं, डिनर्व करते हैं, उसमें से नर्व को निकाल देते हैं जो कि ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन होता है, T1 एंड T4, थोरासिक 1 थोरासिक 4। उस नर्व को निकाल दिया जाता है। क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब पेशेंट के हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं हो रहा होता, बल्कि ज्यादा एबनॉर्मलिटी आ रही होती है, वो स्ट्रेस की वजह से उसके साथ मसले हो जाते हैं, तो उसको कभी कभी निकाल दिया जाता है, डिनर्व किया जाता है, और लैब में उसका टेस्ट भी होता है कंफर्म करने के लिए कि हमने जो डिनर्वेशन किए वो सही किए या नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रेन से ही सारा कुछ कनेक्टेड है, ब्रेन ही एग्जैक्टली। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं होती, वो एवोल्यूशन का भी इनकार कर रहे होते हैं, वो मेडिकल साइंस को भी चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, बल्कि फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को आके वो समझा रहे होते हैं कि वो ज्यादा जानते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। खुदा जो है, अगर खुदा है, अगर खुदा का कोई वजूद है, तो वो फिर बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। वो इतना बेवकूफ और ऐसा नहीं होगा कि वो लोगों को मेटाफोरिकली बता रहा होगा कि देखो जी, अभी आप समझ नहीं सकते हैं, इसलिए अभी आप इसको इस तरह से लें कि मैंने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया, और जो है मैंने जो है जमीन के ऊपर पहाड़ रख दिए, मैंने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। वो ऐसी थोड़ी बातें नहीं करेगा। अच्छा, खून के लोथड़े की आपने बात करी, मैं थोड़ा सा लोगों को बता दूं ये क्यों ये चीजें लोगों के दिमाग में आती थी कि वो अपनी तरफ से कुछ भी बना लिया करते थे। क्योंकि लड़कियों को जो पीरियड्स होते थे, तो वो ऑब्वियसली मतलब ऑब्जर्वेबल चीज थी कि जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उनके पीरियड बंद हो जाते थे। तो मोहम्मद साहब ने वही बैठ के अपना दिमाग लगाया कि ठीक है यार, ये पीरियड्स आने बंद हो गए, तो वही जो खून का लोथड़ा था, उसी से वो अंदर बेबी डेवलप होने लगा। तो इस तरह से ये चीजें आई थी। अब आजकल वो हमारे जो जाकिर नाइक साहब हैं, वो तो कुछ का कुछ बना देते हैं। वो कह देते हैं वो लीच का जैसा होता है, उसका एक मतलब खून का लोथड़ा होता है, एक 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 मतलब इसका लीच भी होता है, और वो लीच टाइप का होता है जो जो हमारा जो उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट जो हमारा बेबी उसके अंदर जनरेट होता है। तो इतना ज्यादा चीजों को घुमा फिरा के बताने की कोशिश की जाती है, क्लियरली पता चल रहा है कि डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हम आप कुरान को, कोई सी भी आप कुरान की एक आयत उठा के देख लो, उसके अंदर वही सारी बातें आपको मिलेंगी जो आप इस जमीन पर खड़े होकर एक इंसान सोच सकता है, समझ सकता है आज से 1400 साल पहले। एग्जैक्टली वही बातें आपको वहां पर लिखी हुई मिलेंगी। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि कोई टॉलरेंस भी नहीं है ना इस्लाम में, आपको वो मारने की जो है
धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं, आप पे अटैक भी हो जाता है। बहुत सारी मॉब लिंचिंग के वाकयात, क्योंकि मोहम्मद साहब ने ऐसा कुछ किया है हिस्ट्री में कि लोग उसी को जो है एक मॉडल बना के और उसी तरह से वो करना चाहते हैं सारा कुछ। अब ये आपने ये जो ब्लड क्लॉट की बात की है, ये एरिस्टोटल और गैलन उस दौर में वो भी इसी तरह समझते थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो समझते थे कि ये जब इंटरेक्शन हाँ होता है इन्होंने तो जब ऑब्जर्व, हाँ ये तो ऑब्जर्वर भी नहीं थे, चलो उन्होंने तो ऑब्जर्व करके अपनी तरफ से कुछ बात कही, इन्होंने तो कॉपी मारा है सीधा। हाँ, ये कॉपी पेस्ट जो में सारा एरिस हो रहा था। हाँ एरिस्टोटल ने तो फिर भी जो उन्होंने सोच समझ के उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ लिखा, भले ही चलो उन्होंने एक थ्योरी दी जो कि बाद में गलत साबित हुई, लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई थ्योरी भी नहीं दी, इन्होंने तो सिंपल कॉपी पेस्ट ही मारा है, हर चीज जी, कॉपी है उसमें। जी। बहुत ज्यादा, बहुत सिमिलरिटी है उसी दौर के हिसाब से। या तो एंशंट स्टोरीज से चीजें निकाली ले गई हैं कि एडम और ईव और इस तरह की जो दूसरी चीजें। अब आज के दौर में हम ये सोचते हैं कि कुरानिक हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री में जो बताया जाता है कि आदम जो है 4,000 साल, क्या कहते हैं, 7-8 हज़ार साल पहले जमीन में आया, इंसान 8-10 हज़ार साल पहले, और एक एक साहब ने तो उस पर पूरी स्ट्रीम कर दी है कि हाँ हम इंसान, उसने जो है तकरीबन 8 8 से 10 हज़ार साल पहले। तो क्वेश्चन तो फिर यहाँ पे ये आता है कि अगर 8 हज़ार 10 हज़ार साल पहले इंसान आए तो एडम का फॉसिल कहाँ है, ईव का फॉसिल कहाँ है? एग्जैक्टली। वो उनके पास है नहीं, क्योंकि ये बनाई हुई कहानी है, तो बनाई हुई कहानी के अंदर कोई सबूत नहीं होता। तो ये एक चीज है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो है अक्सर लोग समझते हैं कि जाकिर नाइक ने जो कहा, और वो एक है कीथ मोर, जो सऊदी अरेबिया में रहे हैं, और उन्होंने या तो पैसे लिए या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उस किताब को अप्रूव किया, और उसमें ज्यादातर जो बातें बिल्कुल गलत हैं कि खून, ये जो स्पर्म है कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, कभी भी वो जो है खून की शक्ल में नहीं होता, बल्कि स्पर्म जाता है एग के अंदर चला जाता है, और उसके अंदर जो है फर्टिलाइज कर देता है एग को, और वहाँ पे जो है जेनेटिक्स रिलीज होते हैं जो मैन की होती हैं, इसी तरह से औरत की भी जो है जेनेटिक्स रिलीज होती हैं। और इसके बाद फिर आगे के स्टेजेस होते हैं, किसी एक स्टेज में भी जो स्पर्म है वो ब्लड क्लॉट में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इसके ऊपर हदीसें भी हैं, जो हदीस भी इसी तरह बता रही है कि वो फरिश्ता कहता है कि अब ये ब्लड क्लॉट बन गया है, अब ये लम बन गया है, अब ये मर्द होगा या औरत होगा, ये तक लिखा हुआ है उसमें हदीस में। ये तो यकीन करें, ऐसी अजीब और गरीब बातें। हमें पता है कि जेंडर तो स्पर्म में डिसाइड हो जाता है कि वो अगर एक्स क्रोमोसोम है तो फिर वो औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिलके औरत यानी फीमेल। फीमेल एक्स एक्स और अगर क्रोमोसोम। वाई राइट। वाई हो गया एक्स तो वाई हो एक्स गया तो वाई। जी जी। तो ये तो आज मैं समझता हूँ हमारी जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में ये सब हमें पता होता है, ये कि ये स्टेजेस किस तरह से होते हैं। और ये जो है हमें समझा रहे हैं जाकिर नाइक साहब। मुझे तो इनकी एजुकेशन पे भी बड़ा डाउट हो जाता है कि यार ये जिस तरह की ये बातें कर रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वाकई इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। है। मैंने इन्हें चैलेंज किया था अभी अभी रिसेंटली, गालिब भाई को भी उसमें मैंने कॉपी किया, और मैंने चैलेंज गालिब भाई के लिए किया था कि गालिब भाई के साथ, गालिब साहब के साथ जो है ये जाकिर नाइक साहब आए और चैलेंज एक्सेप्ट करें। उन्होंने जवाब नहीं दिया, और इनसे मेरी वो मुलाकात। 20,000 शायद कहते थे वो कि 20,000 लोग होने चाहिए आपके फॉलोवर, तो गालिब भाई के तो मेरे ख्याल से शायद 70,000 के आसपास है उनके तो। 80,000 है इनके। 80, हाँ 80,000 हैं उनके तो, आ सकते हैं, वो तो ऑलरेडी 4 टाइम्स ज्यादा हो चुके हैं। उन्हें पता है ना कि वो डिफेंड नहीं कर सकते, इस कुरान में कोई भी ऐसी खास चीज नहीं है जिसको डिफेंड किया जा सके। हाँ, अगर एग्जैक्टली।
अगर वाकई ही जैसे कहा जाता है वैसे ही होता है कि जी साइंस है, रियल साइंस है, आज क्या 10,000 साल बाद भी आप करेंगे तो वैसे ही मिलेगी, फिर तो समझ आती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अक्सर जो मुसलमान हैं कुरानिक वर्सेस को, अब जो मॉडर्न मुस्लिम्स हैं वो समझ चुके हैं इस चीज को, इसलिए अब वो मेटाफोर का लफ्ज उन्होंने सीख लिया है कुरानिक वर्स को। जो भी आप उनको बताएंगे वो कहेंगे ये तो मेटाफोर है। तो एग्जैक्टली हर चीज को मेटाफोर बता देते हैं। वो जहां जहां भी उन्हें लगता है ना कि हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, वहां मेटाफोर हो जाता है वो। जी जी, वो हम्म, एक परफेक्ट दावा है। कल उनकी एक डिबेट हुई, उन्हें बहुत बुरी तरह से जो है एक एथिस्ट ने यानी डिबेट में हराया, और हम्म, वो फिर उन्होंने फौरन ही लाइव स्ट्रीम की अपनी परफेक्ट दावा ने। तो वहां पे जाके मैंने उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि वो रीराइट कर रहे हैं, पूरा इस्लाम को रिफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक नया इस्लाम लेके आएंगे जो बहुत ही पीसफुल होगा। मैं हैरान, हम्म, मैंने कहा यार ये इस हाल हम्म। तक पहुंच चुके हैं कि अब इन्हें इस्लाम को रिफॉर्म करने की जरूरत महसूस होना शुरू हो गई है, और बहुत करना सारी। पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जी जी। अब हम्म, वो देखें, एक वक्त ऐसा भी था कि ये हदीस गलत नहीं हो सकती, सही बुखारी और सही मुस्लिम पे तो सब एक यकजा थे कि इसमें एक हदीस भी ज़ईफ नहीं है। मुझे अच्छी तरह हम्म, याद है जब मैं सऊदी अरेबिया में था, तो वहां पे हम्म, ये बातें होती थी कि इसमें तो एक हदीस भी गलत नहीं है, बिल्कुल हम्म, 100% सही है। हम्म। लेकिन अब वो उन हदीसों में से भी ज़ईफ हदीसें निकलना शुरू हो गई हैं। हाँ, हाँ, वो निकलती रहेंगी। बुखारी में भी बहुत गंदगी भरी पड़ी है, कहाँ तक बचाएंगे। वो आयशा ने जो नरेट किया है कि जब मैं 6 साल की थी मुझसे शादी की थी, वो भी बुखारी की हदीस में आता है। कहाँ तक डिफेंड करोगे आप। जी जी। हम्म, और उसमें वो प्यूबर्टी का भी बताया कि मैं तो प्यूबर्टी वाला। हम्म, प्यूबर्टी पे हम्म, पहुंची भी नहीं थी, और वो यानी हम्म, अब आप अंदाजा लगा लें कि अच्छा वो उसमें वो चीज मैं ढूंढ रहा था। मैं आपसे बाद हम्म, में जो है ईमेल करूंगा, तो आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा कि वो आपने जो हम्म। थाइंग वाली बात की थी वो मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ से है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो थाइंग का एक्चुअली वो क्या था ना, कि थाइंग वाला एक फतवा किसी ने एक्चुअली पूछा था। अब जिन्होंने फतवा दिया था तो उन्होंने उसके रिप्लाई में उन्हें लिखा था कि ये जो थाइंग वाली चीज है ये प्रॉफिट मोहम्मद ने भी की थी, और उसका करने का रीजन भी उन्होंने लिखा था कि वो नबी थे, रुक नहीं सकते थे। मतलब बहुत कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे बढ़ा के लिखा था उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ था कि जब उस पे बहुत ज्यादा हल्ला मचा, बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, तो फिर उन लोगों ने उस फतवे का लिंक उन्होंने डिलीट कर दिया था। लेकिन हमारे पास कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर अगर कुछ भी कभी कोई कंटेंट रहा हो, तो वो टाइम वाइज उसकी एक डायरेक्टरी बना के रखता है अपने पास में। तो उस वेबसाइट से आज भी हम उसे देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट को उस वेबसाइट पर ये आर्टिकल था। वो आज भी अवेलेबल है, मैं आपको भेज दूंगा। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है। जी जी। हम्म, अच्छा फिर वो सूरज जो है जमीन के गिर्द घूमता है, अर्थ जो है स्टेशनरी है, ये हम्म, जाकिर नाइक ने जो इंटरप्रिटेशन की, सऊदी आलिम नहीं करते। वो मैंने जब सऊदी स्कॉलर्स को सुना, हम्म, तो जाकिर नाइक को सुनने का, क्योंकि मेरा ट्रस्ट तो जाकिर नाइक पे बिल्कुल नहीं है। उसने जितनी हम्म, भी बातें की हैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया, उसकी कोई एक बात भी सही नहीं है। जब मैंने एक्चुअल देखा, जो जाहिर है कुरान अरेबिक में है, और कई सालों से लोग जिस तरह से उसको समझ रहे हैं वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, या कि हम अरबी सीख के और फिर हम ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम्म, हम्म, जब मैंने अरेबिक स्कॉलर्स को सुना, शेख इब्ने बाज हैं और भी बहुत सारे हैं, तो वो तो आज भी यही कहते हैं कि सूरज ही जमीन की तरफ घूमता है, जमीन सूरज की तरफ जो है ऑर्बिटिंग नहीं करती। हम्म, और जो है अर्थ स्टेशनरी है। और वो रेफरेंस के तौर पे हदीस भी पेश करते हैं जो मेरे ख्याल से सही बुखारी में है, कि मोहम्मद ने हम्म, अबू जर गफ्फारी से कहा था कि बताओ ये सूरज हम्म। कहाँ जाता है। हाँ, वो भी ऑथेंटिक हदीस है। वो भी जी जी। ऑथेंटिक है, और वो देखो कुरान को वेरीफाई करती है। वो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जब जुल्करनैन पहुंचा उस जगह पर जहां पर उन लोगों को ऊपर सूरज पहुंच चुका था, और फिर उसने देखा कि सूरज जाकर कीचड़ में डूबा।
ठीक है, अब जी यहां से हमें कुरान से पता चला है कि उसने देखा सूरज को कीचड़ में डूबते हुए। फिर उसकी एक ऑथेंटिक हदीस भी मिलती है हमें कि नबी गधे पर बैठे थे किसी बंदे के साथ में, अबू जर के साथ में, और उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ जाता है? तो उसने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जाकर डूबता है पानी के चश्मे में, कीचड़ में, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने। एक अच्छा सा वर्ड है वो, जरा मेरे दिमाग से उतर गया, अब मरिया कुछ स्प्रिंग करके है। वाटर में। हाँ, तो उसमें जाकर डूबता है। तो जी जी। अब वो ऑथेंटिक हदीस है, उसे भी मना कर रहे हैं। सोचो ये लोग, कुरान कुरान को तो इन्होंने कह दिया कि वहां पर तो एज इफ लगा दिया इन्होंने ब्रैकेट में कि उसे लगा ऐसा। चालाकी देखिए इनकी, वहां पर जुल्करनैन को ऐसा लगा कि वो कीचड़ में डूब रहा है, और हदीस को इन्होंने नकार दिया, ऑथेंटिक हदीस को नकार दिया, सोचिए। जी जी। एक एक हाँ, हदीस और भी है कि वो मक्कारी अल्लाह। कितनी है। हाँ, ये तो है क्योंकि मजहब झूठ हो जाएगा ना इनका। इनका मजहब हम्म जो है गलत हो जाएगा, इसलिए अब इन्हें मजबूरन हदीसों को हम्म ज़ईफ कहना पड़ रहा है। वो एक हम्म हदीस और भी है कि वो सूरज जाता है अल्लाह के जो अर्श है उसके नीचे जाके वो सजदा करता है, इजाजत मांगता है निकलने की, तो इसका मतलब ये है कि डिसअपेयर हो जाता है। अब हम्म उस दौर में ये समझा जाता है कि अंधेरा हुआ तो सूरज कहीं चला गया। हम्म 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 तो वो जब कहीं गया तो वो यकीनी तौर पे अल्लाह के तख्त के नीचे ही गया होगा, अल्लाह ने उसको इजाजत दी होगी तो तब कहीं जाकर दोबारा निकला होगा। तो वो हदीस हम्म जो है वो ऑथेंटिक हदीस है। और हम्म ये जब नादिर अहमद साहब के साथ जो मेरी सेकंड डिबेट हुई थी उसमें वो हम्म हदीस मैंने पेश की थी, तो वो बिल्कुल जो है उसको स्किप कर रहे थे और सिर्फ मर्की वाटर और वो जो में जो सूरज जाता है हम्म वो उसी के ऊपर उनका पूरा फोकस रहा आखिर तक। और मैं बार बार रिपीट करके मैं खुद परेशान आ गया कि यार मैंने कितनी दफा बात रिपीट की है, लेकिन ये उस बात पे हम्म जा ही रहे हैं। तो बहुत छलांगे मारते हैं ये लोग। इनके पास कोई एक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर हम्म भी कहते हैं मजहब हमारा सच्चा है। तो ये हम्म बड़ी हिलेरियस सी चीज है मेरे लिए कि यार जब एक चीज आपके पास है, आप देख रहे हो कि गलत है, उसकी हम्म कोई रियलिटी नहीं है, तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो चीज सही हो। हम्म। इसी तरह से अच्छा, कितनी आपके आपकी दो डिबेट हुई थी, उनके साथ में एक हुई थी? मेरी दो हुई थी। एक एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर हुई थी क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो अच्छा। उस डिबेट में हम्म मुझे अंदाजा हुआ कि इन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो कहते हैं कि जो टेस्टीज हैं उसमें स्पर्म नहीं बनता, और हम्म स्पर्म और कहीं बनता है, वो बहुत सारे फ्लूइड मिलने के बाद स्पर्म बनता है। तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार हम्म ये तो इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं इनसे क्या बात करूं। तो हम्म मुझे लेकिन ये कि लोगों ने कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कुरान में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां मौजूद हैं। और एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो सेकंड डिबेट हुई मैंने थोड़ी लाइटर रखी, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। उसमें मैंने बात की कि खुदा जो है आसमानों को बगैर पिलर के खड़ा कर दिया। और वो उसमें उन्होंने, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले वो खुद खुल के बता दें कि क्या वो समझते हैं कि कुरान में किस तरह से लिखा हुआ है, फिर उसको हम्म एक्सपोज करना था मैंने। तो जब मैंने उसको एक्सपोज किया तो उनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं था, और वो एक जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कभी हम्म किसी ने पूछा होगा साइंटिफिक जर्नल पे जाके, वो उसको पेश कर रहे थे। और फिर वो एनसीएच जहाँ पे सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो उसको बार बार पेश कर रहे थे, जिसमें एक खातून है हम्म सादात करके, उन्होंने हम्म वहां पे इसके जो पीस ऑफ लंप है उसकी जो ट्रांसलेशन की है वो की है सोमाइट। अब हम्म कभी आज तक सोमाइट नहीं कहा उसको, हमेशा उसको पीस ऑफ लंप कहा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा आर्टिकल में, मैंने उन्हें ईमेल भी की, तो उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि सोमाइट का जो होता है, सोमाइट क्या करता है, हड्डियां और गोश्त एक साथ बनाता है सोमाइट। ये सोमाइट का हम्म मेन पर्पस है। लेकिन हम्म इसमें पीस ऑफ लम बनता है, पीस ऑफ लम फिर जो है बोन्स में चेंज हो जाता है, फिर बोन्स को ड्रेस किया जाता है फ्लैश के साथ, जो बिल्कुल ही गलत है। हड्डियां और गोश्त दोनों साइमल्टेनियसली बन रही होती हैं। जी। तो ये जो थी चीज, आजकल जो मुसलमान हैं वो बस
किसी भी तरह से अपने मजहब को, और तो ये जो है नादिर उसका भी मसाइल। मुझे लगता है इन लोगों ने आइडिया यहाँ से लिया होगा कि जब जैसे पुतले उतले बनाए जाते थे ना पुराने टाइम में, तो पहले उसका ढांचा बनाया जाता था हड्डियों का। पहले उसका ढांचा बनता था, फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के उसका पुतला बनाते थे वो। तो शायद उन्होंने वहां से कुछ आइडिया लगाया हो कि ऐसा ही कुछ होता होगा। पहले हड्डियां बनती होंगी, उसके बाद ऊपर से फिर वो मांस चढ़ता होगा, जैसे हम मिट्टी चढ़ा देते हैं ऊपर से। जी। ज्यादातर ये 1400 साल पहले ही जिस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो उसी तरह से सारा कुछ लिखा हुआ है। उसमें कोई भी हम्म। ऐसी चीज नहीं है कि जो आज के दौर में जिसे देख के लोग वाओ ऐसे बोलें कि यार ये वाकई ही हैरानगी की बात है कि ये 1400 साल पहले आया है, आज ये प्रूव हो रहा है। कुछ भी ऐसी हम्म। चीज, हर एक चीज बेतुकी लिखी हुई है। हर एक चीज ऐसी है कि आप, अगर आप थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड करते हैं साइंस को, मेडिकल साइंस को, तो आप जब हम्म। पढ़ेंगे तो आपको हंसी आना शुरू हो जाएगी। आप यकीन हम्म। करें, उसको सिर्फ एक इंसान की लिखी हुई किताब समझ के ही पढ़ेंगे और उसको ऐसे रख देंगे एक साइड पे। कोई भी काम हम्म। की बात नहीं है उसमें। फिर हम्म। उसमें जो लॉस बनाए हैं खुदा ने, जो हदीसों में, और आज आप देखें कि जिस कंट्री में भी वो लॉस आप अप्लाई करें, जैसे अभी तालिबान ने किए हुए हैं इस्लामिक लॉस, आप हम्म। देखें क्या वो कंट्री रन हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। वो किसी तरह से भी, क्योंकि आपको जब ट्रेडिंग करनी होती है किसी कंट्री के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, कोई आके आपके कंट्री में बिजनेस करता है, तो उसे सिक्योरिटी चाहिए, उसे वो तमाम माहौल चाहिए ताकि वो कर सके बिजनेस। लेकिन वहां पे जब लोग इतने रेडिकल हों कि अपने अलावा किसी को पसंद ही नहीं करते, तो वो बड़ा इनसिक्योर होगा। आपको कोई लोन देते हुए भी जो है घबराएगा कि यार मैं इसको लोन कैसे दूं। कंट्रीज एग्जैक्टली exactly, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने क्या करा था कि जो सिख लोग गए हुए थे ना वहां के, तो उन्हें उसने कह दिया था कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, और नहीं तो निकल लो यहाँ से वरना मार दिए जाओगे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है। जी जी। हम्म। आप ये देखिए श्रीलंका में, श्रीलंका के वो जो थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनको मारा क्यों था पाकिस्तान में? हम्म। एक मामूली सी बात पे कि वो या अली मदद या ऐसे कुछ था, वो एक बैनर, वो वो हम, शिया शिया होंगे वो। हाँ, तो वो उनको मार के और जला दिया। और ये तो हम्म। बड़ा ही कॉमन हो गया है पाकिस्तान में कि किसी पे भी अगर किसी को कर्जा भी दे वापसी करना है, तो वो ब्लास्फेमी का एक आरोप लगा के और उसको जो है जनाब मार देंगे, जला देंगे। हम्म। सिर्फ ये कहेंगे कि इसने ब्लास्फेमी की। ये ब्लास्फेमी लॉ आप ये देखें, आप अफगानिस्तान की हालत देखें। वहां पे 6-6 साल की बच्चियों को जो है बुढ़े बाबों के साथ शादी इसलिए हो रही है क्योंकि ये मोहम्मद ने ये काम किया। एग्जैक्टली exactly. तो और यही रीजन है कि हमें इसके खिलाफ बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब एक दुनिया का, जो दुनिया के लिए हम कहते हैं कि सबसे बेहतर इंसान है, रोल मॉडल है जो दुनिया के लिए, उसने इस तरह के काम किए थे, उसको गलत कहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको क्रिटिसाइज करना जरूरी है। नहीं तो हम आज के टाइम पे जो देख रहे हैं ना कि इस तरह की न्यूज वहां से आती हैं, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि जब दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कर सकता है, तो फिर ये तो आम इंसान है, ये तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है। ये नहीं कि बिल्कुल। वो उस टाइम का जमाना था, चलो कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह ने कहा था और ये था और वो था। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि हम गलत चीज को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि रोल मॉडल के लिए अगर कोई एक आम इंसान करे तो नो प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, वो एक एक्सेप्शन हो गई समाज में। लेकिन अगर एक रोल मॉडल इस तरह का कुछ गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जिस तरह से ये औरतों को बेवकूफ बनाते हैं कि वीमेंस के बहुत ज्यादा राइट्स हैं, सबसे ज्यादा इस्लाम ने इज्जत दी है। इस्लाम ने जितना ज्यादा औरतों के राइट्स को जम किया है और जितना उन्हें नुकसान पहुंचा, इतना तो शायद ही किसी रिलीजन में हो सकता है किया हो, कि औरतों को घर में बंद करके रख दिया, औरतों को सिर्फ एक टॉय के तौर पे यूज करना। फिर स्लेवरी, कितना बुरा किया सफिया के साथ, कितना बुरा किया इस तरह और बहुत सारों के साथ, के उनके मर्दों को कत्ल करके और उनकी औरतों का उसी रात में रेप कर रहे हैं। हम्म। ये यानी ये ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है, ऐसे काम।
कि जानवर जैसे कोई बारबेरियन एक होते हैं कि कोई राइट नहीं है औरतों के, कोई वीमेंस के राइट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में तो आपको पर्दे से रहना है, आपको पूरी आंखें अपनी सिर दिखानी है, बाकी सब कुछ, और घर के अंदर रहना है। आपके हम्म, हस्बैंड अगर आपको कुछ कह भी दें तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। बल्कि कुरान तो ये कहता है कि औरतों, अगर कोई औरत आपके साथ रफली बात करे तो आप उसको समझाओ, उसके बाद उसको मारो। हम्म, लेकिन कुरान कहीं ये नहीं कहता कि औरत के भी यही राइट है कि वो भी अपने हस्बैंड को इसी तरह मारे। एग्जैक्टली। अब ये डिफेंड करने के लिए कहते हैं, समझाने के लिए बोला है, धीरे से मारने के लिए कहा है। अरे भाई ये तो बताओ कि ये हक उसे कहाँ मिला है। चलो जी। अब हमने माना धीरे से मारने के लिए ही कहा है, लेकिन ये तो बताओ कि सेम ये हक उसे कहाँ मिला है कि अगर हस्बैंड ने अगर कुछ ऐसा किया तो वो भी मार सकती है। ऐसा तो कोई नहीं है। या वो भी बिल्कुल। तलाक दे सकती है, जैसे आप एक ही बार में उसे 3 तलाक बोल के उसकी छुट्टी कर देते हैं। क्या ऐसा हक उसके पास है? और हलाला जो है उस बेचारी का होता है जिसका और हलाला जिसने उसका कुछ होता किया है। ही नहीं। जी। एग्जैक्टली exactly. और फिर ये मैंने अपनी एक वीडियो में इस चीज को कवर भी किया है कि फिर जिंदगी भर और ज्यादा वो उससे फिर और ज्यादा परेशान करेगा वो इस बात पे। हम्म। कि जैसे वो वो चिढ़ उसने अपनी जाएगा। मर्जी से किया है। हम्म, हम्म, और ज्यादा चिढ़ जाएगा उससे वो। जी जी। तो अच्छा, बहुत एक सारे। सुपर चैट है, मैं इसे पढ़ देता हूँ, जी सीएमजी जी। का है। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका, कह रहे हैं कि जफर भाई और वीडियोस आर जबरदस्त, कंटिन्यू ब्रो। बहुत बहुत शुक्रिया सीएमजी जी। कंटिन्यू जी करें आप अपनी बात। जी। तो अब ये कुरान सिर्फ अब उन लोगों के लिए रह गया है जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो जैसे आप अगर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान में अब वहां पर भी लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो मौलवी मुल्लास या वो ऐसे लोग जो बड़े रेडिकल किस्म के हैं, जो जो समझते हैं कि इस्लाम से अच्छा मजहब ही कोई नहीं है। एक पठान हम्म, थे, एक भाई साहब हैं पठान, पश्तून। उनसे मेरी बात हुई यहीं इसी के ऊपर ऑनलाइन। तो वो कहते हैं हम्म, कि हम जो है ये जो पोलियो वैक्सीन है और ये जो शॉट्स वगैरह लगते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के, हम नहीं लगवाते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हम्म। क्योंकि ये जो है अंग्रेजों की बनाई हुई दवाई है, और अंग्रेज चाहते हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन खत्म हो, इसलिए ये वैक्सीन। सर पकड़ के बैठ गया यार। आप ये बताओ, मतलब ये कब से ये इस तरह की वैक्सीन और दवाइयाँ कब से चली आ रही हैं ये? हम्म। उसके बाद भी अगर हम आज के टाइम पे देखें, जो मुस्लिम लोगों का जो रेशियो है बच्चे पैदा करने का, वो 2.9 है। अब बाकी सबका 2 से भी कम आ रहा है। तो मतलब असर कहाँ पड़ रहा है फिर उस चीज का? जी बिल्कुल। असल में ये मजहब है ही इन लोगों के लिए जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनके पास ना तो अकल है, अ, हम्म, ना ही वो, अच्छा अनपढ़ और जाहिल दो डिफरेंट हम्म, चीजें हैं। अनपढ़ तो हम्म। ये कि चलो उसने दुनिया की तालीम नहीं हासिल की, लेकिन राइट, राइट। वो भी अच्छा अक्लमंद हो सकता है। लेकिन जाहिल जो होता है वो हमेशा अकल के अगेंस्ट बात करता है। हम्म, जाहिल कभी भी जो है सही बात नहीं करेगा। आप अगर कहेंगे कि दिन है तो वो कहेगा नहीं रात है, हमेशा आपके हम्म, अगेंस्ट बात करेगा। जो लॉजिक है, लॉजिक के अगेंस्ट जो बात करते हैं वो कहलाते हैं बेसिकली इनलिटरेट, इनलिटरेट नहीं, बल्कि जाहिल कहलाते हैं, इग्नोरेंट कहलाते हैं। इग्नोरेंट, एग्जैक्टली। इग्नोरेंट। तो हम्म, मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी तो नहीं, अब तो खैर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। स्पेशली मैं थैंक्स करता हूँ इंटरनेट का। इंटरनेट ने इतनी अवेयरनेस पैदा की है कि अब लोग समझते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। अब तो गूगल सर्च, इतना हम्म, बड़े बड़े फॉरम्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, इतनी इतना कुछ आपको मिलेगा ऐसे डेटा कि जहाँ से आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके पास लैपटॉप की शक्ल में एक एक यूनिवर्सिटी चलती फिरती आपके पास हैगी, आपको जो एग्जैक्टली। सीखना आप सीख सकते हैं। हम्म, तो इसकी वजह से बहुत चेंज आया है। सिर्फ हम्म, हमारे मुसलमानों में नहीं बल्कि बहुत सारे मज़ाहिब में बहुत चेंजेस आई है। लोगों में लोग इवाल्व हो रहे हैं, हमारी सोच बहुत चेंज हो रही है। एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस, वो हम्म, कंटिन्यूअसली अच्छी अच्छे की तरफ जा रहा है। बहुत चेंजेस आई हैं।
लेकिन बास लोग ऐसे अभी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो बिल्कुल जहालत के मुंह बोलता सबूत हैं। भले से उन्होंने तालीम हासिल कर ली है, भले से उनके पास कितनी भी एजुकेशन है, लेकिन सोच वही जाहिलों वाली है। तो वो सिर्फ मजहब को डिफेंड, ऐसे लोग बहुत सारे मैंने नहीं, न्यूज अच्छा, में। मुझे ये लगता है ये जितने भी, जैसे ये आप, ये हो गए, ये नादिर वादिर हो गए, ठीक है, जाकिर नाइक हो गए, ये लोग ना बिजनेसमैन है, इन्हें पता सब है। ठीक है, मैं मुझे नहीं लगता कि जाकिर नाइक को, इन इन लोगों को नहीं पता होगा कि क्या सच्चाई है। अंदर से ये भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि जब ये उसे डिफेंड कर रहे हैं और ये अपनी तरफ से बातें बनाकर उसे डिफेंड कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बातें बनाने के पहले इन्हें सोचना पड़ रहा है कि हाँ यार, कैसे डिफेंड करें इसे, ये तो नहीं डिफेंड हो पा रहा। तो इसका सीधा सा मतलब है ये लोग जानते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें इसके अंदर बांधे रखना है, ताकि इन लोगों का बिजनेस चलता रहे। अब ये जाके मलेशिया में वहां पर रह रहा है, इसका ऐसा घर है कि जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी में रह रहा है बंदा, और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है वहां पे। ये बहुत प्राउड आदमी है जाकिर नाइक। और हम्म। बस ये हकीकत ये है कि ये आपकी बात 100% सही है कि ये जानते सब कुछ है कि हम्म। इस्लाम में बहुत कुछ गलत है, लेकिन कहते हैं ना कि मैं एज ए मुस्लिम, मैं पैदा हुआ हूँ मुसलमान तो मैं मुसलमान हूँ। अब ये लोग एक बात और भी करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चा जो पैदा होता है फितरती तौर पे वो मुसलमान पैदा होता है। जबकि हम्म। आज मैं ये कहता हूँ कि बच्चा पैदा होता है किसी भी मजहब के बगैर। अगर आप एग्जैक्टली, बच्चे को, exactly. एक आप बच्चा, हाँ, प्योर एथिस्ट पैदा होता है बच्चा तो। बिल्कुल मजहब तो बाद में सिखाया जाता है उसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम्म। किसी भी मजहब को नहीं जानता। आप उसे, अगर वो बड़ा, आप उसको ऐसे ही होने दें तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ या मैं किसी भी मजहब से हूँ। वो बल्कि एक एथिस्ट प्योरली पैदा होगा, वो नहीं करेगा किसी भी किस्म की बात। तो ये जो अजीब, वो गरीब किस्म की बातें, ये सिर्फ लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए सुसाइड बॉम्बर बनते हैं। आप ये देखें आज मजहब से क्या फायदा हो रहा है। कोई हम्म। एक चीज मुझे ऐसी बताएं जो बेनिफिशियल हो इंसानियत के लिए। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान के इतने रट्टे मारते हैं, इतने रट्टे मारते हैं, तब कहीं जाके तो ये कुरान हिफ्स होता है। हम्म। यानी खुदा कुरान को हम जब मुसलमान घर में पैदा हुए तो या तो कुरान हम एक दफा पढ़ते हैं और हमें याद हो जाता, तो समझ आती कि हाँ यार ये खुदा ने कलाम इन मुसलमानों के दरमियान जो भेजा है, इंसानों के दरमियान, कोई भी अगर इसको एक दफा पढ़ ले तो वो भूलेगा नहीं। फिर एक ये हम्म। मेरिकल के तौर पे लिया जा सकता था, ये पैदाइशी तौर पे बच्चों के जहन में कुरान होता। पहले से याद फिर होता। हम्म। जी जी, तो फिर कहा जाता है नहीं जी देखो बच्चा पैदा होते ही कुरान पढ़ रहा है तो वो पैदाइशी तौर पे मुसलमान है। मुसलमान है, बाद में उसे किसी ने बरगला दिया। हाँ, यानी बस हम्म। क्या कहें। अभी रिसेंटली मैं एक डिबेट देखी थी, गालिब भाई की थी कैसर अहमद राजा साहब के साथ। शायद अच्छा। आपको पता उसके बारे में, एवोल्यूशन के ऊपर जो डिबेट थी, कि वो न्यूक्लियोटाइड्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट और वो चीजें जो बेसिक हैं बिल्कुल वो उनको नहीं पता, और वो कह रहे हैं कि इसके ड्राइव सोर्सेस क्या हैं। और वो पंक्चुएटेड ब्लिरियम को कह रहे हैं कि ये एवोल्यूशन के अगेंस्ट है। फिर वो माइकल बीही का उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने हेनरी जी का हम्म। बताया। हेनरी जी ने की, अगर वो खाली अभी रिसेंटली जो किताब आई है वो उस हम्म। बुक को पढ़ लें, तो उसमें उन्होंने, वो तो खुद कह रहे हैं कि आज से तकरीबन 3.9 बिलियन ईयर्स अगो जो है सिंगल सेल का वजूद आया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई। तो वो तो खुद इस बात को मान रहे हैं। फिर माइकल बीही भी केस, उन पे केस हुआ था 2000 में ख्याल से 5 में, हम्म। और वो हम्म। हार गए थे। उसमें यही एवोल्यूशन के अगेंस्ट जो वो कहते थे, इंटेलिजेंट डिजाइनर पे जो बात करते थे, वो केस बुरी तरह हारे। वो पूरा आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में पड़ा हुआ है, और अगर आप उसको पढ़ें तो हम्म। एंड में उन्होंने यही कहा कि नहीं मैं एवोल्यूशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ। और ली हाई यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने जो उनकी, तो जो उनकी जो आर्टिकल्स था उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था कि आपका ये आर्टिकल जो है साइंस के कंपेटेबल नहीं है, इसलिए इसको हम एज ए जो है एविडेंस नहीं ले सकते। इंटेलिजेंट डिजाइनर हम्म। वाली थॉट जो है बिल्कुल फेल है। तो हम्म।
हमारे दरमियान आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एजुकेशन तो हासिल कर ली, लेकिन सोच वही 1400 साल पुरानी है उनकी। वो एग्जैक्टली। निकलना नहीं चाहते। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो चलो मैंने माना कि हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो भी क्लियर नहीं हुए हों और उन्हें क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगे। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ उसके हमारे पास एक वो ले लेते हैं, एक एस्टिमेट ले लेते हैं, चलो 80% मान लेते हैं कि हमें 80% उसके सबूत मिल गए। ठीक है, चलो 20% मुझे पता है नहीं है, 20% भी नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ चलो 20% कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी मिसिंग है, जिनके बारे में चलो नहीं पता हमें। आप ये बताओ ना कि आदम हवा का कितना परसेंट आपको सबूत मिले हैं? हम्म वो है ही नहीं, उनके पास कोई फॉसिल रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। जितने भी हम्म। फॉसिल्स, आप जितने पुराने फॉसिल्स की तरफ जाएंगे उतने ज्यादा आपको उसका जब जीनोम स्टडी किया जाता है एक्सट्रैक्ट करके बोन से, तो उससे उससे तो और ज्यादा वेरिफिकेशन मिलती है कि हम वाकई इंसान इवॉल्व हुए हैं। फिर उसकी रेडियोमेट्रिक भी की जाती है, जहाँ पे कार्बन 14 नहीं मिलता फिर वहाँ पे रेडियोमेट्रिक होती है। और हम्म। रेडियोमेट्रिक हमें जो है अरबों साल तक लेके जाती है। रेडियोमेट्रिक से हमें पता चल रहा है कि ये कितनी पुरानी लाश है, ये जो स्केलेटन है ये कितना पुराना है। तो हम्म। ये चीजें फिर जितने भी हम इंसान हैं, इंसान हो गए या दूसरे जानदार हो गए, हम सब में एक चीज कॉमन है। और उसी हम्म। की बेस पे कहा जाता है कि हम, हमारा और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर है। और हम्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, वो है हम्म। न्यूक्लियोटाइड्स। हम्म। ACTG, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायानिन, ये तमाम हम्म। जानदारों में मौजूद है, ये चार न्यूक्लियोटाइड्स। जी, बाकी जो डीएनए के अंदर वो मौजूद होते हैं, करेक्ट। जी 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 जी, हम्म। जितने भी और जानदार। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि कोई सा भी दुनिया में कोई सा भी जानवर है, जब वो अपनी सबसे पहली जो उसकी फॉर्म होती है जिसमें वो होता है, वो सब आपको एक जैसे दिखेंगे। मछली जी से लेकर इंसान तक कोई से भी जानवर का आप देखें वो सब एक जैसे होंगे। बाद में जब वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, देन दे टेक द देयर फॉर्म ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी। लेकिन उसके पहले जो वो स्टार्टिंग में होती है ना उनकी फॉर्म, वो आप सबको देखो सबका एक जैसा ही दिखेगा आपको, जी जी, एग्जैक्टली एक जैसा दिखेगा आपको। स्पेशली जो जेनेटिक मेकअप है तकरीबन सबका एक ही जैसा है, ATCG, कहीं पे कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी। तो ये पता चलता है कि किसी वक्त में हम सबका कोई एक कॉमन एंसेस्टर था, यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और आप वायरस का भी अगर आप डीएनए लें, आप अगर किसी सारे में। बैक्टीरिया का भी लें, तो उसमें भी हम्म। आपको ये चीज मिलेगी। तो इससे हम्म। पता चलता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था, जहां से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए हैं। तो एग्जैक्टली। एवोल्यूशन के अगेंस्ट वही लोग बात करते हैं जो उसको या तो समझते नहीं है, या फिर उसमें मजहब रुकावट बन के आता है, इसलिए वो उसको फिर डिनाई कर रहे होते हैं। लेकिन आज के दौर में जब डीएनए की इतनी अहमियत बढ़ चुकी है कि डीएनए हर चीज का जो है प्रूफ हासिल करने के लिए डीएनए किया जाता है। डीएनए से पता चलता है कि जो है हम कितने जो है हमारा बाप कौन है, हमारा बच्चा कौन सा है। तो हम्म। ये जो है मोर देन इनफ है इसका एविडेंस, कि जिससे जो और ऑथेंटिक भी है। तो इसलिए इस वक्त हम्म। दुनिया डीएनए के ऊपर रिलाई करती है। और यही वो डीएनए है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर भी रहा है, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर भी है। तो हम्म। इसको इसे डिनाई करना नामुमकिन है। जेनेटिक्स के डेवलपमेंट के बाद ये नामुमकिन हो गया है कि आप एवोल्यूशन का इनकार कर सकें। ये हाँ, जैसे किसी ने कहा था, पता नहीं जाकिर नाइक ने कहा था या किसने कहा था, कि जैसे ये पॉलीगेमी वाली कॉन्सेप्ट है कि आदमी जो है वो शादी कर सकता है, मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है, लेकिन जो औरतें हैं वो मल्टीपल हस्बैंड नहीं रख सकती, क्योंकि पता नहीं होगा कि किसका बच्चा है। तो वो भी पता चल सकता है, जी जी, आज साइंस की बदौलत वो भी पता चल सकता है डीएनए बहुत के आराम थ्रू। से। हाँ, तो बिल्कुल। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब पुराने जमाने की बात हो गई जो ये खत्म हो चुकी हैं। आज के टाइम पे सब कुछ पॉसिबल है। आप ये देखें ना, कुरान में लिखा हुआ है कि माँ के पेट में क्या है ये खुदा ही बेहतर जानता है। और इस पे हम्म। इसकी जो अगर आप तफसीर कसीर पढ़ लें, जलालैन पढ़ लें, और तो हाँ, वो जेंडर की बात हो रही है। ये तो जेंडर जाकिर की नाइक। एग्जैक्टली जेंडर की ही बात है उसमें, वो मैंने ट्वीट भी किया था एक,
जी जी। उसमें उसमें मेंशन कर रखा है उस बंदे ने, सेक्स मेंशन कर रखा है, उसका जेंडर, कि वो जेंडर के बारे में जा, अब उसे बचाने के लिए ये कहते हैं कि नहीं, वो तो नफ्स की बात कर रहा है, वो तो इसकी बात कर रहा है, वो तो उसकी बात कर रहा है, बच्चा कैसा होगा उसका फ्यूचर जी जी। तो ये सब बस तरीके हैं बस ये। ये सीरियसली ये लोग या तो इग्नोरेंट हैं, यानी हम्म जाहिल हैं, या फिर ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि लोग मजहब को ना छोड़ें। मेरी एक यहाँ पे एक फिजिशियन है, हम्म उनसे मेरी इसी चीज पे थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो वो मुझे कहते हैं कि यार तुम जो है तुम्हें समझाना नामुमकिन है। मैंने कहा ऑफ हम्म कोर्स, क्योंकि मैं भी आप ही की जैसे बंदा हूँ। हाँ, अगर मैं कोई आम बंदा होता तो आप मुझे समझा लेते। हम्म मैं आप मुझे नहीं समझा सकते, बल्कि हम्म आप समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं समझना चाहते। तो ये हम्म प्रॉब्लम इन लोगों के साथ है कि ये लोगों को बहुत आसानी के साथ जो है बेवकूफ बनाते हैं, और जो है उनको किसी भी तरह से रखना चाहते हैं मजहब के अंदर, कि मजहब की हम्म। इम्पोर्टेंस है। होगी किसी वक्त में कोई लॉज ऐसे होंगे जो उस वक्त काम कर गए होंगे, लेकिन आज के दौर में इससे ज्यादा अच्छे नहीं रूल्स आ नहीं चुके थी उस टाइम पे सच में थी, क्योंकि तब एक एक इस तरह का जैसे हम जैसे आज के टाइम पे देखते हैं कि जैसे पूरे देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए लॉ होता है, ठीक है, पुलिस प्रशासन वगैरह सब होता है। उस टाइम पर ये नहीं होता था। तो उस टाइम पर ग्रुप हुआ करते थे लोगों के, और ग्रुप ही उन लोगों को सिक्योरिटी दिया करते थे, बड़े बड़े ग्रुप होते थे लोगों के। तो जो जितने बड़े ग्रुप से बिलोंग करता था, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था, और उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता था, कोई उसे हार्म नहीं कर सकता था। तो इसलिए उस टाइम पर ये रिलीजन की कॉन्सेप्ट जरूरी थी, ताकि लोग अपने अपने ग्रुपों में रहें, और कोई भी किसी दूसरे बंदे को ऐसे मार ना दे। अगर उस टाइम पर सब इंडिविजुअल होते, अगर सब एथीस्ट होते, कोई भी किसी को भी मार देता, कभी भी लूट लेता कोई भी किसी को। तो ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पे मैं मानता हूं कि थी जरूरत। लेकिन आज के टाइम पे वी हैव लॉज, वी हैव एवरीथिंग। तो आज के टाइम पे हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज जो लॉज हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर हैं। तो हम्म, उसमें मजहब की अब गुंजाइश नहीं रही, ना रिलीजन के लॉस की जरूरत है। तो इसलिए हम्म, अब इन्हें जो है मुश्किल हो रही है कि यार अब हमारे लिए ये तो चैलेंज बन गए, अब हम्म। इनसे हम किस तरह से मुकाबला करें। तो इंटरप्रिटेशन ही एक ऐसा जरिया है कि जिससे कि उस गलत बचा जा सकता है। जी। हम्म, जी। और और ये जो है इसीलिए मजबूर हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। लेकिन हम्म, अदर देन दैट कोई भी जो मजहब है हमारा, ये जो इस्लाम है, कोई भी इसको डिफेंड नहीं कर सकता, नामुमकिन है। इसको हम्म, डिफेंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि हदीसें इसके अंदर इतनी डाल दी गई हैं, और वो हदीसें पढ़ने के बाद तो कोई इस्लाम को सच्चा मजहब मान ही नहीं सकता। तो अब हम्म, ये आहिस्ता आहिस्ता करके हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं कि ये हम्म। हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। जी, कल तक तो वो हदीस सही थी, आज ज़ईफ कैसे हो गई? आज आज सही हो गई। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जो इतने जिन्होंने इस्लाम शुरू किया, ठीक है, जिनके हाथों से इस्लाम निकल कर आया, उन लोगों ने वो हर चीज को उन्होंने वेरीफाई किया था। चेन ऑफ नरेशंस एवरीथिंग उन लोगों ने वेरीफाई करके उन्होंने बताया था कि ये ऑथेंटिक है, ये नहीं है। और ये आजकल के पैदा हुए हुए, मतलब आप 30-40 साल पहले, 50 साल पहले आप पैदा हुए हो, आप कुछ जानते नहीं हो, और आप कह रहे हो कि ये तो वीक है। कहाँ से वीक है भाई? मतलब आप उनसे ज्यादा होशियार हो फिर, या तो वो बेवकूफ थे। जी। अच्छा, वो चेन ऑफ नरेशन की जो बात करते हैं उसमें बहुत हम्म, सारे जो नाम हैं हदीस की नरेशन में, वो आपको दूसरी हदीसों में भी वो नाम मिलेंगे। और ये उन नाम को जब कहते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है, तो फिर वो बाकी की हदीस भी आगे वाली भी ज़ईफ हो जाती है। अगर उनमें कोई अच्छी होगी ना, तब नहीं कहेंगे ये कि इसका जो नरेटर है ये वही वाला था जिसने वो गलत बात कही थी। तब नहीं कहेंगे ऐसा। अगर अच्छी हदीस है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो उसे। और कहीं जी पे इंसल्ट हो रही है तो ठीक है, वो अच्छी भी होगी, वो सही भी होगी, उसके नरेटर सब ठीक भी होंगे, तब भी वो किसी न किसी एक बंदे को कद कह देंगे कि ये बंदा गलत है इसके अंदर। तो हम्म, ये इन लोगों ने बना रखा है। चलिए, अच्छा, 1 घंटा हो चुका है, और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो जैसे आपका वो चैनल, आप आई थिंक आपका चैनल भी है, राइट? जी जी।
अभी जस्ट जी। स्टार्ट किए। हम्म। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा किस तरह का आपका चैनल है, और हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं आपके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं किस तरह का आपका चैनल है और किस तरह का कंटेंट आपसे वो एक्सपेक्ट करें। मैंने ये जो चैनल बनाया था वो बस वो अचानक से मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी एक चैनल बनाऊं जिसमें मैं एक्सपोज करूं रिलीजन को, इस्लाम को, कि इसमें कितनी अच्छी बातें मौजूद हैं, अच्छी अच्छी हदीसें हैं। और मैंने वीडियोस भी डाली हैं, एम्ब्रियोलॉजी पे भी डाली, और इसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी डाली कि इस्लाम क्या बताता है और साइंस क्या बताती है, मेडिकल साइंस। ये सारा कुछ जो है मैं अगर खुद से एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा इजी होता है मेरे लिए, क्योंकि फिर मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन जब क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से बताऊंगा तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो आपकी अपनी राय है, ये आपने कोई साइंटिफिक जर्नल तो नहीं दिखाया। तो इसलिए फिर मैं वो मेडिकल जो वेबसाइट्स हैं वहां से जाके वो आर्टिकल्स और वो पढ़ के उन्हें दिखाता हूँ, ताकि वो ये ना कह सकें कि बिटर ट्रूथ ने खुद अपनी तरफ से कोई बात की। और मैं अपनी जो इसके अलावा जो डिबेट्स हुई, मैंने उन पे किसी एक डिबेट पे भी रिव्यू नहीं दिया, लेकिन लोग जाके वो डिबेट्स गालिब भाई के चैनल पे देख सकते हैं कि नादिर साहब हम्म। जो थे सेकंड डिबेट और फर्स्ट डिबेट में किस तरह से उन्होंने जंपे मारी। फिर उसके बाद वो जो हम्म। अपोस्टेट आए थे वो तो हर चीज को मेटाफोर कह के उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। तो मैं तो सीरियसली जो जो थर्ड डिबेट थी उसमें मैं ये सोच रहा था मैंने इनसे डिबेट ही क्यों की। तो बहरहाल मेरा जो चैनल है वो सिर्फ एक्सपोज हम्म। करने के लिए, थोड़ा बहुत मेडिकल से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल देता हूँ। हम्म। होता ये है कि मैं ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट रहता हूँ, मेरी मुझे हम्म। फ्लाइट बहुत कर लेनी पड़ती है, मैं ज़्यादातर जो है आउट ऑफ स्टेट रहता हूँ। हम्म। तो मेरे पास टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं कोई वीडियो डाल देता हूँ। अभी मैं सोच रहा अच्छा। हूँ कि ये दिल के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊं कि हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, न्यूरॉन्स का उसमें क्या फंक्शन है, और जो है उसको मैं बताऊं। फिर उसी में मैं एक बात कहना भूल गया था, मैं अभी आपको, वो लोगों के व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, कि जो हम्म। हमारे जो गट्स हैं उसमें तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। हमारा जो हार्ट है उसमें 40,000 न्यूरॉन्स हैं। तो फिर इस वे में अगर हम सोचें तो हमारे गट्स जो हैं ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, सेकंड ब्रेन उसको कहा जाए तो वो ज्यादा प्रॉपर होगा। तो बहरहाल ये जो है मैंने चैनल बनाया है सिर्फ सच को दिखाने के लिए, रिलीजन हम्म। को एक्सपोज करने के लिए, और हम्म। मेडिकल से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूँ बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा लास्ट में अगर कोई मैसेज आप देना चाहें मुस्लिम भाइयों के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए। देखें, अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि जो भी हम समझ चुके हैं हम वो बात दूसरों तक पहुंचाएं। जैसे कि मोहम्मद साहब भी कहते थे कि जो है आप अगर एक छोटी सी आयत भी दूसरे को पहुंचाएंगे तो आपको उसमें भी सवाब मिलेगा। इसी तरह हम मुल्हिदों का पैगाम भी इसी तरह पहुंचाएं। आप अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो लिंक शेयर करें, जफर भाई का शेयर करें। इन्होंने हिस्टोरिकल जो चीज़ें बताई हैं मुझे इससे पहले नहीं पता थी, तो काइंडली आप इनके चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और जफर भाई के भी चैनल को देखें। हिस्ट्री ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ेंगे जब भी आप सही तरह समझ सकेंगे। और एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के दौर में। आप कुरान हिफ्स करके भी आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कुछ बैचलर्स कर लेंगे कोई अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, आपकी लाइफ आसान होगी। तो अवेयरनेस भी बढ़ती है, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा सही समझ आना शुरू होती हैं। तो इसलिए एजुकेशन को ऊपर फोकस करें और सच का साथ दें, सही चीज़ों के साथ रहें। और ये जो रेडिकलाइज हैं लोग उनको आप समझाएं और उन तक वो पैगाम पहुंचाएं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सही बात कही है आपने। और मुझे लगता है अब मुझे भी कुछ आगे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सभी कुछ कवर कर दिया। हाँ, लेकिन एक कमेंट आया, मैं थोड़ा सा इनका जवाब देना चाहूंगा। संजीदा संजीदा खातून जी कह रही हैं कि जफर तेरा क्या मजहब है। देखिए, जरूरी नहीं है दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई मजहब हो, ठीक है। तो मेरा कोई मजहब नहीं है, मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ। और इंसानियत के ऊपर एक पूरी वीडियो में लिख चुका हूँ। बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को भी लाऊंगा, उसे देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
कि रिलीजन की आज के टाइम में हमें कोई जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक एक चीज को कवर किया है। तो फिर से जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि जब मेरी ये वीडियो है तो प्लीज ये भी इस तरह के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा बीटरूट जी, आज आप आए, बहुत कुछ आज आपसे सीखने के लिए मिला, मुझे भी मिला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी सभी का भी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी खुश रहें, कट्टरता से बचें। जय इंसानियत, जय हिंद, इंसानियत हाफिज। इंसानियत हाफिज, जय हिंद। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।